आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 किंग वाला। यानी ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे आज। इस कहानी की लेखिका हिंद की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। यानी इस कहानी की लेखिका जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता के अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो थोड़ा गद्य लिखा है इस तरह ये है। इस कहानी में उन्होंने गली गली घूमकर हींग बेचने वाले खान की सहृदयता का चित्रण किया है। यानी इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, जो गली गली घूमकर हींग बेचने वाला है उसकी सहृदयता का चित्रण किया गया, यानी उसके अच्छे हृदय के बारे में पढ़ेंगे, जो विपत्ति के समय अपने सगों से भी अधिक निकष्ट सिद्ध होता है। यानी जो विपत्ति के समय अपने सगों से भी ज्यादा आपके लिए निकष्ट सिद्ध होता है, यानी अपनापन दिखाता है। प्रस्तुत कहानी आज के टुकड़े टुकड़े हो रहे समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। यानी ये जो कहानी है आज के समाज में जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है। यानी कभी कभी अपनों की जगह बेगाने भी अपने काम आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो हींग वाला है वो इसी तरह से कुछ करता है कि वो अपनों से भी ज्यादा इनके लिए कर देता है। तो पढ़िए, आइए स्टोरी पढ़ते हैं। अम्मा हींग लेगा कहता हुआ एक खान लगभग 45 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया और मोचरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। यानी अम्मा हींग ले लो कहता हुआ एक खान जो है वो आंगन में आ गया और अपने पीपे को नीचे रख के उनके चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। यानी अंदर से एक 9-10 बरस का बच्चा निकल कर आया और वो बोलता है कि अभी हमें कुछ नहीं लेना, आप यहाँ से जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे की छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। लेकिन जो खान जो थे वो इतना सुनकर वहां से जाने वाले नहीं थे, तो वो क्या कर गए, वो आराम से बैठ गए और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोले कि अम्मा हींग ले लो, मैं अपने देश को जाने वाला हूँ, फिर बहुत दिनों बाद लौटूंगा। सावित्री इस हम उम्र बेटी की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन पहले ही तो ली थी जब तुमसे हींग ली थी। तो यहाँ पर सावित्री जो थी वो इस हम उम्र बेटे की बात जो है वो कभी टालती नहीं थी। वो जैसे ही रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई तो बोली कि हींग तो बहुत सारी रखी है खान, अभी 15 दिन पहले ही तुमसे ही ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो उसने उसी स्वर में बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, देखा जाएगा। तो खान जो था उसने सावित्री की बात को अनसुना कर दिया और बड़े मधुर स्वर में बोला कि हीरा हींग है माँ, यानी हींग बहुत अच्छा है माँ, हम तुम्हारे हाथ की केवल बोनी मांगता है, यानी केवल आप थोड़ी सी हींग ले लो, आप ले लो, जिससे मेरी बोनी शुरू हो जाएगी, मेरा काम शुरू हो जाएगा, चाहे एक तोला ही ले लो पर जरूर ले लो। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे छोटे कई डब्बे खोल कर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो इतना कहकर खान ने क्या किया, हींग के छोटे छोटे डब्बे निकाले और उसमें से एक डब्बा सावित्री के सामने करते हुए बोला कि और कुछ मत देखो तुम अम्मा, सिर्फ ये हींग ले लो, ये बहुत ही अच्छा हींग है। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सी पहले ही रखी है, यानी मैं इतनी सारी हींग लेकर क्या करूंगी, मेरे पास पहले से ही काफी हींग रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए हैं, घर में पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। तो यानी यहाँ पर खान जो है वो ये बोलते हैं कि अब ले लो माँ, घर में रहेगी तो पड़ी रहेगी, कभी ना कभी काम आ ही जाएगी, इसके बाद मैं अपने देश को चला जाऊंगा और फिर पता नहीं कब वापस लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ,
तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। अब खान जो था ईश्वर उत्तर की प्रतीक्षा किए ही तोड़ने लगा। तो जो सावित्री के बच्चे थे वो बहुत ही नाराज हुए और बोलने लगे सावित्री से कि मत लेना अम्मा, बिल्कुल मत लेना, ये जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हिंग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी, चलो वहाँ भीतर चलो। तो जैसे ही खान ने हिंग तोड़कर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तो जो सबसे छोटा बच्चा था उसने पुड़िया उठाई और उठाकर खान के ऊपर फेंकते हुए बोला, ले जाओ, हमें ये हिंग नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो, यहाँ से चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हिंग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। तो सावित्री जो थी उसने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, उसने पुड़िया उठाई और खान को 6.25 आने लाकर खान को दे दिए और खान सलाम करके वहां से चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगेंगे तो कभी नहीं देंगी। सावित्री के जो बच्चे थे वो उनको अपनी माँ की बात ये अच्छी नहीं लगी। वे तीनों जो थे वो बहुत ही नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो पैसे दे दिए, लेकिन अभी अगर हम मांगेंगे तो हमें पैसे नहीं देंगी। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, मैया माँ से, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। यानी 6 साल का जो छोटा बच्चा था वो क्या बोलता है, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, इनकी जरूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ की आवाज गूंज रही थी, मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। यदि जो बड़ा लड़का था उसने कहा, हाँ तुमने खान को इतने पैसे ऐसे ही दे दिए, जबकि हमें इनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। इतना इसके आगे और कुछ भी साहस नहीं हुआ, लेकिन जो छोटा बच्चा था उसके कानों में केवल मलाई के बर्फ की आवाजें ही गूंज रही थी। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। तो वो अपनी माँ से बिगड़ कर यानी थोड़ा गुस्सा कर बोलता है कि 2 माँ 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वो तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं है। तो जो उनकी 8 साल की लड़की थी वो भी बड़े गंभीर स्वर में बोलती है कि तुम माँ से पैसे नहीं मांगो, वो तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो बस खान ही है, हम नहीं है। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी को दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। तो सावित्री जो थी उसे बच्चों की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी कि बच्चे खान से अपना कंपैरिजन कर रहे थे, किंतु उसने अपनी हंसी को दबाकर यानी उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए थोड़ा गुस्से में डांटते हुए बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लग गए हो, चलो हटो, खाना तैयार हो गया है, खाना खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। तो छोटा बच्चा जो था वो जिद्दी था, तो वो क्या बोलता है कि पहले पैसे दो, तुमने खान को भी दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपए तोड़ाकर 6 आने दूंगी। तो सावित्री ने कहा कि चलो ठीक है, पहले खाना खाओ, फिर रुपए तोड़ाकर 6 आने दूंगी। रुपए में 16 आने, 6 आने रत्न लेगा, 6 आने मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिखर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। तो यानी अब 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 6 आने रत्न लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, तो छोटे के लिए केवल 4 आने ही बचे रह गए। तो छोटा बिखर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा, यानी मैं 4 आने नहीं लूंगा, मैं तो पूरे 6 आने ही लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न किया होता तो दोनों भाइयों में टकरार की नौबत आ गई होती। यानी यहाँ पर जो मुन्नी थी उसने 4 आने लेना स्वीकार कर लिया, नहीं तो दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाता। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब्जी खत्म हो गई। इसी बीच होली आ गई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए, मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। यानी कई महीने बीत गए, होली का इसी बीच होली भी आ गई और उनकी शादी खत्म हो गई थी सावित्री अम्मा की। तो होली के अवसर पर शहर में काफी दंगे हो गए और दंगों में
2 खान मारे गए। तो जिसको देखकर खान लोगों ने क्या किया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया, यानी दंगे करने शुरू कर दिए। सावित्री कभी कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, यानी वो कभी कभी अपने मन में सोचती थी कि कहीं जो हींग वाला खान था वो भी तो नहीं मारा गया। फिर सोचती मार डाला गया तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। फिर अपने मन के किसी कोने में सोचती कि अगर मारा भी गया तो मरने दो, कोई नहीं, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती, लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं उस हींग वाले की याद हमेशा आ ही जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी हुई कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। तो एक दिन सवेरे सवेरे जब सावित्री उसी चबूतरे पर बैठी थी, कुछ बीन रही थी, तो स्कूल की छुट्टी का समय था, बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना कि उसके पति जो है वो बड़े ही कड़े स्वर पे ये कह रहे हैं कि क्या काम है, भीतर मत जाओ, यानी अंदर मत जाओ, यहीं रुक जाओ। उत्तर मिला, हींग है हींग, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। तो यानी वो हींग वाला था जो कह रहा था हींग है हींग, हीरा हींग, और तब तक खान जो थे वो आंगन में सावित्री के पास आ गए। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए हो खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। तो जैसे ही सावित्री ने खान को देखा तो सावित्री बोलती है कि बहुत दिनों बाद आए हो खान तुम, हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ, यानी मैं अपने देश को, अपने गांव गया था और परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, हम भी सुना, समझ नहीं है, लड़ने वालों में। सावित्री ने बताया कि यहाँ पर बहुत जोरों से दंगा हुआ था। तो खान बोला, जी हाँ, मैंने भी सुना है कि लोगों में समझ नहीं है, लड़ा है। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की खबर सुनकर भी तो हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? सावित्री पूछती है कि खान, तुमने दंगे की खबर सुनी, उसके बाद भी तुम घर चले आए, तुम्हें डर तो नहीं लगा? दोनों कान पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? तो दोनों कान हाथ पर रखते हुए खान बोलते हैं, कैसी बातें कर रही हो माँ, क्या बेटे को भी कभी अपनी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? इसके बाद उसने अपना डब्बा खोला और झटाक एक हींग तोड़कर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी। तो इसके बाद उसने अपने डब्बा निकाला और उसमें से एक डब्बा हींग का उनको तोड़कर दे दिया, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी चिल्लर नहीं थे, यानी खुले पैसे नहीं थे। खान, पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। यानी खान ने कहा, मैं पैसा फिर कभी बाद में ले जाऊंगा, ये कहकर खान वहां से सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरा धूम उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। यानी दशहरा जो था वो हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार थे और होली पर दंगा हो चुका था, इसीलिए सभी ने सोचा अभी कोई दंगे की कोई आशंका नहीं है। और होली अच्छे से नहीं जला पाए थे सभी हिंदू लोग, तो उन्होंने सोचा दशहरा उतने ही डबल उत्साह के साथ मनाएंगे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। शाम को 4 बजे वहां पर काली का जुलूस निकलने वाला था, तो जो सावित्री के बच्चे थे उन्होंने कहा कि हम भी ये जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौने का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे न माने सो न माने। तो सावित्री जो थी अंदर से काफी भीरू यानी डरपोक टाइप की थी, तो वो अपने बच्चों को कैसे भेज देती। उसने अपने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, सभी तरह का लालच दिया, लेकिन उसके बच्चे नहीं मानने वाले थे। नौकर शामू स्वयं जुलूस देखने का बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना बाजी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी लोग तो गए हैं और शामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। यानी उनका जो नौकर था शामू, वो स्वयं जुलूस देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत ज्यादा उत्सुक था।
उसने भी कहा भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर वापस ले आता हूँ, और मोहल्ले के बहुत सारे लोग हैं जो ये जुलूस देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसने बहुत सारे लोगों के नाम गिनवा दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। यानी यहाँ पर जो लाचार सावित्री जो थी, विवश थी, लेकिन वो क्या करती, उन्हें अपनी इच्छा न होते हुए भी उन्होंने बच्चों को भेज दिया। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए, और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और साल भर का गोदी का बच्चा। यानी बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने चले गए, लेकिन यहाँ जो सावित्री थी उसके प्राण मुरझा गए एकदम। वो बहुत हताश हो गई, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता था, और अब वो घर में केवल वो अकेली थी और उनका साल छोटा सा गोदी में बच्चा था। बच्चों को भोजन के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। यानी जैसे ही बच्चों को भेजा, उसके बाद थोड़े समय बाद ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल जाता, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर से आना था न बाहर। यानी देखते देखते दिन ढल गया, देखते देखते अंधेरा हो गया, देखते देखते रात हो गई, लेकिन सावित्री के बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री कभी अंदर जाती, कभी बाहर जाती। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। तो जैसे ही वो बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ आदमी सड़क पर भागे हुए जा रहे हैं। उसमें वह दौड़कर बाहर आई, उसने उन आदमियों से पूछा कि ऐसे क्यों भाग रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया है ना। एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। तो यानी उसमें से एक आदमी ने बताया कि माँ जी दंगा हो गया है, बहुत ही बड़ा दंगा हो गया है, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़कें जो है बंद हो गई हैं, और हजारों आदमी मारे गए हैं। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो सावित्री के जो हाथ पैर है वो ठंडे से हो गए। यानी वो घबरा गई बहुत ज्यादा कि अब वो क्या करे। उसने बच्चों को तो भेज दिया बिना मन के, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने उनमें से एक देहाती से कहा कि भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, यानी वो कहाँ है, कैसे है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, कहाँ तुम्हारा बच्चन को पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चल रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजान उलट देव को न जाई। यानी यहाँ पर उस देहाती ने जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हारे बच्चों को जानता हूँ माँ जी, और अपनी जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता। बाहर गोलियां चल रही है, भगदौड़ मच रही है, भागा दौड़ी, लोग मारे जा रहे हैं, और फिर ऐसे में कितना ही खजाना हो वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। सावित्री सोचने लगी ये सच तो है, इतनी भीड़ में भला ये देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे। फिर वो सोचने लगी कि ये बात तो सच है कि इतनी भीड़ में ये मेरे बच्चों को कैसे खोजेगा। उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी भूल थी। यानी उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी उसी की भूल थी। पर करे भी तो क्या करे, आखिर उसने बच्चों को अकेला भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे। अब वो सोचने लगी कि आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे थे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसके हाथ की बात थी। अगर मैं न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते। यानी बच्चे तो जिद करते ही हैं, पर भेजना तो उसी के हाथ में बात थी। तो यानी वो चाहती तो वो बच्चों को नहीं भेजती। और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं। यानी और वो जो श्यामू उनका जो नौकर था, वो जब देखो अपनी ही टांग अड़ाता रहता है, अपनी करता रहता है, अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं। यानी अभी तक वो लौट कर आया ही नहीं है। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में नहीं है, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सियाना दिख नहीं रहा, सबके सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे करे।
सावित्री जो थी उसका हाल बेहाल हो चुका, उसका पति जो था वो शहर में नहीं था और वो अपने इस गोद के छोटे बच्चे को छोड़कर बाहर जा नहीं सकती थी। उसे बोलने में भी कोई बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, बड़ा और समझदार कोई। तो अभी उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी सहायता के लिए किसको बुलाए, किसको पुकारे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मान डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बन चली, पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। यानी बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की, सभी को मनाया। शोरगुल बढ़कर शांत भी हो गया। धीरे धीरे रात हो गई और बच्चे घर पर लौटकर नहीं आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। सावित्री ने मन ही मन ये कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर से पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसने सोचा कि शायद अब उसके बच्चे वापस लौट कर नहीं आएंगे। सावित्री अपने मन में ये कल्पना करने लग गई और बहुत ही परेशान हो गई और अपने सोए हुए बच्चे के पास जाकर वहां पर जाकर लेट गई और फूट फूट कर रोने लग गई। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा हो, अम्मा। यानी इतने में ही उसे एकदम उसके कानों में आवाज पड़ी कि जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। सावित्री दौड़कर जैसे ही बाहर गई तो उसने क्या देखा कि उसके तीनों बच्चे जो है वो खान के साथ वापस लौट आई हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। यानी खान जो है वो सावित्री को सचेत करते हुए क्या कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही खराब चल रहा है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में मत भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। उसके बाद सावित्री को खान से ये मालूम हुआ कि दंगा जरूर हुआ था, पुलिस ने झूठी फायर करी थी, यानी फायर की थी लेकिन नकली, तो उससे कोई भी मरा नहीं है। कुछ लोग केवल घायल हुए हैं, वो भी पुलिस की गोली से नहीं हुए हैं, जो कि पत्थरों से हुए हैं। और अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया, खान ने ही हमें बचाया है, वरना हमें भी चोट आती। तो यानी जो छोटा बच्चा था वो दौड़कर सावित्री से लिपट गया और कहता है, अम्मा खान तो बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन खान ने ही हमें बचाया है, वरना हमें भी बहुत ज्यादा चोट आ जाती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से ही लेने दोगे? तो सावित्री ने बड़े उससे पूछा बच्चों से कि अच्छा ठीक है, अब तो मुझे खान से ही लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। तो बच्चों ने बड़े ही प्यार से कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर लेने देंगे, खान तो अब हमारा दोस्त बन गया है। तो खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो खान ने डरते हुए बच्चों से कहा कि नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारे भाई है, भाई। तो यहाँ पर इस हींग वाले की हमने कहानी पढ़ी, यानी ये जो हींग वाला था वो इनका अपना होकर भी नहीं, इनके लिए बहुत ही अपनापन का काम कर गया। तो यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारे हमारे लिए वो काम नहीं कर पाते जो बाहर वाले कर सकते हैं। तो हमें हमेशा सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए।